लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज अपने इस क्लास में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करना स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम है शीत युद्ध या कोल्ड वॉर। वह विषय है शीत युद्ध का या इसको कहा गया है कोल्ड वॉर। सबसे पहले आपको अपने इस टीजीटी पीजीटी के स्पेशल क्लास में यह बात समझ लेना है कि आखिर शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है। शीत युद्ध का अर्थ होता है शीत युद्ध का अर्थ क्या है। यह शीत युद्ध वास्तव में प्रत्यक्ष युद्ध न होकर यह प्रत्यक्ष गोला बारूद के द्वारा प्रत्यक्ष या गोला बारूद के द्वारा युद्ध न होकर गोला बारूद के द्वारा युद्ध न होकर युद्ध न होकर प्रचार प्रसार साधनों के या वाक युद्ध कहलाता है। यह वाक युद्ध कहलाता है। वास्तव में शीत युद्ध का प्रारंभ अगर हम लोग करना स्टार्ट करते हैं कि शीत युद्ध का प्रारंभ कब होता है और शीत युद्ध किस प्रकार से चलता है और शीत युद्ध मूलतः है क्या, तो एक बात आपको समझना है कि शीत युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वह प्रयत्न है, वह अवधारणा है जो मूलतः द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दिखलाई पड़ता है। लेकिन इस बात को भी करें, आपको 3 बातें इसमें परीक्षा के लिहाज से समझना आवश्यक है। और बात यह है कि आखिर शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। शीत युद्ध शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया बर्नार्ड बारूच के द्वारा। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था बर्नार्ड बारूच के द्वारा। लेकिन शीत युद्ध को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किया वाल्टर लिपमैन ने। एक अन्य बात इस पर हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि इसका औपचारिक प्रारंभ शीत युद्ध का औपचारिक प्रारंभ है आखिर क्या है। तो शीत युद्ध का औपचारिक प्रारंभ वास्तव में फुलटन भाषण से होता है। फुलटन भाषण से हुआ और यह फुलटन भाषण दिया था चर्चिल ने 1945 ईस्वी में। जबकि उन्होंने इस बात को कहा था कि बाल्टिक से लेकर एड्रियाटिक तक एक लोहे की दीवार खड़ी हो गई है। एक लोहे की दीवार खड़ी हो गई है। यहाँ लोहे की दीवार का आशय इनके द्वारा सोवियत संघ को बतलाया गया। इसे शीत युद्ध का औपचारिक प्रारंभ कहते हैं। इसलिए अगर हमको यह सवाल आता है कि शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, बर्नार्ड बारूच ने।
शीत युद्ध को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किसने किया? वाल्टर लिपमैन ने। शीत युद्ध का औपचारिक प्रारंभ कब है? फुलटन भाषण के द्वारा। और फुलटन भाषण को देने का कार्य किया ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 1945 में, जबकि उनके द्वारा कहा गया कि बाल्टिक से लेकर एड्रियाटिक तक लोहे की एक दीवार खड़ी हो गई है और यहाँ लोहे की दीवार का साफ संकेत उनका सोवियत संघ के लिए था। अर्थात इसको कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात औपचारिक रूप में शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का स्थानांतरण दिखलाई पड़ता है, क्योंकि अब ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली जो शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में थे उनका पराभव हो गया। और ऐसे हालात में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो महाशक्तियों का उदय हुआ। दो महाशक्ति का उदय होता है और उसमें एक है अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। एक था अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। सोवियत संघ के द्वारा साम्यवादी गुट का नेतृत्व किया गया। साम्यवादी गुट का नेतृत्व किया गया, जबकि अमेरिका के द्वारा पूंजीवादी गुट का नेतृत्व किया गया। इसी गुटी प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप दोनों ही महाशक्तियों के द्वारा संसार में 9 स्वतंत्र देशों को अपने अपने गुट में सम्मिलित करने का निरंतर प्रयत्न किया जाता रहा। और इसी प्रयत्न को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम लोग शीत युद्ध के रूप में देखते हैं, जिसमें दोनों महाशक्तियों के द्वारा अपने प्रभाव, अपने क्षेत्राधिकार और अपनी शक्ति में वृद्धि करने का प्रयत्न किया गया था। इसको शीत युद्ध के नाम से जाना गया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत यह बात दिखलाई पड़ता है। शीत युद्ध के इस अवधारणा के अंतर्गत आपने इस बात को समझा कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया बर्नार्ड बारूच के द्वारा। वाल्टर लिपमैन ने इसको प्रसिद्धि दिलाने का भी कार्य किया। हम लोगों को यहाँ पर यह समझना है कि इस शीत युद्ध में के दौरान वे कौन कौन सी घटनाएं हैं, वह कौन कौन सा इवेंट है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध को बढ़ावा देने का कार्य किया। सबसे पहले उसमें आता है ट्रूमैन योजना। ट्रूमैन योजना इसमें आता है। ट्रूमैन योजना के अंतर्गत ट्रूमैन योजना आता है और ट्रूमैन योजना 1947 ईस्वी से प्रारंभ होता है। और ट्रूमैन योजना के अंतर्गत अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रूमैन के द्वारा इस बात पर बल दिया गया था कि साम्यवाद को रोकने के लिए नीति को अपनाना आवश्यक है। इसलिए इनके द्वारा इस बात पर बल दिया गया था कि साम्यवाद के प्रतिरोध की नीति को स्वीकार किया जाए। इसके साथ साथ एक अन्य घटनाक्रम है जिसको मार्शल योजना कहते हैं। मार्शल योजना आता है और डलिस मार्शल के द्वारा 1947 ईस्वी में एक नीति का प्रारंभ किया गया था और यह था पश्चिमी यूरोपियन देशों को
ये यूरोपियन देशों को, पश्चिमी यूरोपियन देशों को इसमें इस बात पर बल दिया गया था, पश्चिमी यूरोपियन देशों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, आर्थिक सहायता प्रदान की जाए और आर्थिक सहायता प्रदान करके उनको पूंजीवादी गुट में सम्मिलित किया जाए। इसको मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। मार्शल योजना को डॉलर डिप्लोमेसी भी कहते हैं, डॉलर डिप्लोमेसी भी कहा गया, इसको डॉलर डिप्लोमेसी भी कहा जाता है, डॉलर डिप्लोमेसी कहते हैं। जिसके द्वारा आर्थिक सहायता का प्रलोभन देकर अपने तरफ मिलाने का प्रयास किया जाए पश्चिमी यूरोप के देशों को जो नव स्वतंत्र हो रहे थे। मार्शल योजना के द्वारा, डेलिस मार्शल के द्वारा इस बात का प्रयास किया गया कि ऐसे पश्चिमी यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता दे करके अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया जाए। दूसरा घटनाक्रम इसमें आता है अमेरिकन राष्ट्रपति आइजनहावर की नीति का, आइजनहावर की नीति का इसमें आता है आइजनहावर की नीति का। आइजनहावर की नीति थी कि साम्यवाद के प्रभाव क्षेत्र को रोका जाए, प्रभाव क्षेत्र को रोका जाए, प्रभाव क्षेत्र को रोका जाए। इसी संदर्भ में इनके द्वारा डोमिनो सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया गया। इसलिए अगर आपको यह सवाल आता है कि डोमिनो सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको बतलाना है कि डोमिनो सिद्धांत आइजनहावर के द्वारा दिया गया और डोमिनो सिद्धांत के द्वारा इस बात पर बल दिया गया था कि यह दक्षिणी वियतनाम पर साम्यवाद का प्रभाव बढ़ जाएगा, साम्यवाद का प्रभाव बढ़ जाएगा। तब यह दक्षिणी वियतनाम पर साम्यवाद का प्रभाव बढ़ जाएगा, तब संपूर्ण दक्षिण एशिया पर साम्यवाद का नियंत्रण होगा। इसलिए साम्यवाद के प्रभाव क्षेत्र को कम करने या उसके बढ़ते हुए प्रभाव क्षेत्र को रोकने के लिए इनके द्वारा इस बात पर बल दिया गया था कि डोमिनो सिद्धांत को लागू करना आवश्यक है। अगर डोमिनो सिद्धांत को लागू कर दिया गया तब साम्यवाद के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसलिए हमको अगर यह सवाल आता है कि डोमिनो सिद्धांत का प्रतिपादक कौन रहा, तो आपको बतलाना है कि डोमिनो सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं आइजनहावर। इसके अलावा अगर शीत युद्ध में बात किया जाए तो शीत युद्ध के घटनाक्रम में नाटो का गठन होता है 1949 ईस्वी में और यह हुआ है ब्रुसेल्स संधि के द्वारा नाटो की स्थापना की गई और नाटो का एशियाई संस्करण सीएटो है और सीएटो के द्वारा
भी इसके द्वारा भी 1954 में इसका गठन किया गया। इसको कहा जाता है कि यह दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। यह नाटो का दक्षिण एशियाई संस्करण कहलाया। इसका भी उद्देश्य था साम्यवाद के प्रभाव क्षेत्र को रोकना। इसके साथ साथ सोवियत संघ के द्वारा भी वार्सा पैक्ट के 1955 में स्थापना की गई थी। वार्सा पैक्ट की स्थापना 1955 में की गई, जिसका उद्देश्य था साम्यवाद के प्रभाव क्षेत्र को आगे बढ़ाना। साम्यवाद के प्रभाव क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए सोवियत संघ के नेतृत्व में वार्सा पैक्ट 1955, इसलिए मिलान करने के लिए हमको सवाल आता है कि नाटो का गठन कब है, सीएटो का गठन कब है, या वार्सा पैक्ट का गठन कब है। तो नाटो का गठन 1949 में, सीएटो का गठन 1954 में और वार्सा पैक्ट का गठन 1955 में किया गया। इसके साथ साथ हम लोग एक अन्य बात 1950 में शांति के लिए एकता प्रस्ताव को पारित किया गया। आज इसका संबंध था दक्षिण कोरिया संकट से। आपको आएगा कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव का संबंध किससे था? दक्षिण कोरिया संकट से इसका संबंध था। दक्षिण कोरिया संकट के दौरान शांति के लिए एकता प्रस्ताव को एवनको के द्वारा पारित किया गया था। यह महत्वपूर्ण बात रही। शीत युद्ध के संदर्भ में घटनाओं में एक अन्य बात महत्वपूर्ण है, और बात महत्वपूर्ण है जिसको कहते हैं कॉमन फॉर्म। हमको अगर यह आता है कि कॉमन फॉर्म क्या है, आपको सवाल यह आएगा कि कॉमन फॉर्म क्या है, तो आपको बतलाना है कि कॉमन फॉर्म साम्यवादी सूचना प्रणाली है। साम्यवादी सूचना प्रणाली को कॉमन फॉर्म कहते हैं, जिसका उद्देश्य है साम्यवाद के प्रभाव को, उसकी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना। इस संदर्भ में एक अन्य बात है, सोवियत संघ के नेता के द्वारा जिनका नाम है क्रुश्चेव, उन्होंने शांतिपूर्ण क्रुश्चेव के द्वारा सोवियत नेता क्रुश्चेव के द्वारा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का नारा दिया गया। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का नारा दिया गया। पीजीटी के एग्जाम में यह सवाल भी पूछा गया है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो आपको बतलाना है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का नारा दिया गया सोवियत संघ के महत्वपूर्ण नेता, मानिंद नेता क्रुश्चेव के द्वारा इसका नारा दिया गया, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। देखिए, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में होने वाले इस शीत युद्ध को हम लोग अगर देखते हैं तो एक बात तय हो जाती है कि इसका कई चरण रहा। शीत युद्ध के कई चरण रहे हैं। अगर इन चरणों की बात की जाए कि शीत युद्ध के कितने चरण हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले बात आती है कि इसका प्रथम
आचरण आता है 1946 ईस्वी से 1953 तक। इसका द्वितीय चरण आता है इसका द्वितीय चरण आता है 1954 ईस्वी से प्रारंभ होकर यह 1958 ईस्वी तक चलता है। और इसका तृतीय चरण यह प्रारंभ होता है 1959 से लेकर के यह तीसरा चरण चलता है और 1959 से लेकर 1962 ईस्वी तक। और इसका चतुर्थ चरण चलता है 1963 ईस्वी से प्रारंभ हो गया और 1963 से 1979 ईस्वी तक 1979 ईस्वी तक। और इसका पंचम चरण चलता है 1980 ईस्वी से प्रारंभ होता है और यह 1980 से लेकर के 1985 तक चलता है 1985 तक चलता है। और इसका ख़त्म चरण प्रारंभ होता है 1986 से लेकर 1990 तक। यह अवधारणा शीत युद्ध के ऐसे चरण हैं, इसलिए इन चरणों का भी मिलान करने के लिए आपके एग्ज़ाम में सवाल आता है कि शीत युद्ध का चरण कब से कब तक चलता रहा। इसी चरण में एक अन्य बात भी हम लोग देखते हैं जिसको कहा जाता है देतांत। देतांत या इसको कहते हैं तनाव शैथिल्य। तनाव शैथिल्य का अर्थ है शीत युद्ध में शीत युद्ध में कमी आना, शीत युद्ध में शिथिलता का आना, शीत युद्ध में शिथिलता का आना। यह मूलतः दिखलाई पड़ता है 1962 से लेकर 1978 ईस्वी में। कई ऐसे घटनाक्रम घटित हो जाते हैं जबकि तनाव शैथिल। इसलिए हमको अगर यह सवाल आए कि देतांत से क्या तात्पर्य है, शीत युद्ध में आई हुई शिथिलता को हम देतांत या तनाव शैथिल्य के नाम से जानते हैं। प्रथम चरण इसका 1946 से 1953 तक, द्वितीय चरण 1954 से 1958 तक और तृतीय चरण 1959 से 1962 तक, चतुर्थ चरण 1963 से 1979 तक और पंचम चरण इसका चलता है 1980 से 1985 तक। ख़त्म चरण 1986 से लेकर 1990 तक का यह शीत युद्ध का चरण चलता है। हम लोगों का शीत युद्ध पर आज का यह क्लास यहीं तक था। अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नवीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।